Hey, hi friends, welcome to our YouTube channel Diamond Jewelry Manufacturing. Myself अमित मात्रे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा वीडियो बनाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे रहती है, फिर टेक्निकल चीज़ें उसमें क्या क्या रहती है। सो आज से वो सीरीज़ चालू करते हैं। सो आज के सीरीज से हम लोग शुरुआत करेंगे कि आज जस्ट मैं आपको ब्रीफ दूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्टमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। सो जस्ट हम लोग पहले डिपार्टमेंट जान लेंगे और उसके बाद में कोई भी एक पॉइंट में लूंगा, और नॉट द डिपार्टमेंट बट टेक्निकल पॉइंट जो आपको पता चलेगा, जिस टेक्निकल पॉइंट से आपको ज्वेलरी लेने के लिए भी आसान होगा और आपको भी एक ब्रीफ मिल जाएगा कि ओके चलो यार ये ज्वेलरी में ये चीज़ टेक्निकल रहती है। सो जो ज्वेलरी बनाते हैं और जो ज्वेलरी में काम करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है, और जो ज्वेलरी खुद बाय करने के लिए जाने वाले हैं एंड कंज्यूमर, उनको भी ये यूजफुल हो जाएगा। राइट। सो जस्ट मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, राइट, सो जहाँ पे ज्वेलरी बनता है, क्रिएट होता है, राइट, जो हम लोग शॉप्स में जो डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं, सो ओरिजिन कहाँ से होता है। सो उसके लिए हर एक इंडस्ट्री में जैसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट रहता है, राइट, सो यहाँ पे भी वहाँ से ही स्टार्ट होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में दो पार्ट्स रहते हैं, एक रहता है मैनुअल डिजाइन और एक रहता है कोरल डिजाइन। सो हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सो उसमें दो पार्ट, एक बार कभी कभी कस्टमर के पास से हमको कुछ इंस्पिरेशंस आते हैं, डूडल्स आते हैं, आइदर हमारे जो डिजाइनर्स रहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो डिजाइनर्स रहते हैं, वो उनका इंस्पिरेशन लेके, किसी चीज़ का इंस्पिरेशन लेके उनके माइंड से डिजाइंस क्रिएट करते हैं। सो डिजाइनिंग एक पार्ट हो गया जिसमें मैनुअल डिजाइन और कोरल डिजाइन रहता है। डिजाइनिंग होने के बाद में वो सेंड किया जाता है कस्टमर को। सो कस्टमर से कोऑर्डिनेट करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट रहता है। सो सेल्स के पास जैसे ही डिजाइनिंग के पास से डिजाइन जाता है, रफ डिजाइन कि इस तरीके से हम लोग एक करने वाले हैं। सो सेल्स कस्टमर से कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करके जो भी आगे का प्रोसेस, इन डिटेल नहीं जाता हूँ मैं, इन डिटेल जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा हमको। सो जस्ट आपको ब्रीफ देता हूँ। एक सेल्स का डिपार्टमेंट रहता है। सेल्स से आने के बाद में वो जाता है, अप्रूवल होने के बाद में वो जाता है कैड में। सो कैड, इट्स अ कैड डिजाइनिंग। सो जैसे सॉफ्टवेयर है, अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ये कैड बनता है। मैट्रिक्स है, फिर अपना राइनो है, फिर अपना ज्वेल कैड है, ये सब सॉफ्टवेयर है जिसमें कैड डिजाइन किया जाता है। सो ये कैड डिजाइनिंग एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे पूरा का पूरा कैड बनता है। कैड टेक्निकली चीज़ों में टेक्निकल पैरामीटर्स यूज करके ये पूरा कैड बनाया जाता है। कैड बनने के बाद में फिर हम लोग वो कैड अप्रूवल के लिए भेजते हैं कस्टमर को। ओके। और जब अभी कैड बन गया, डिजाइनिंग हो गया, सेल्स ने अपना काम कर दिया, अब जैसे डिपार्टमेंट्स हो गए डिजाइनिंग, सेल्स, कैड, उसके बाद में एक डिपार्टमेंट रहता है बैक ऑफिस। सो बैक ऑफिस ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन रहता है, ऑर्डर रिलीजिंग रहता है, वो काम रहता है बैक ऑफिस का। बैक ऑफिस का काम होने के बाद में अब सब कुछ हो गया, कैड रेडी हो गया, अब कैड का आउटपुट निकलना है। सो कैड का आउटपुट निकलने के लिए कैम डिपार्टमेंट रहता है, जहाँ पे कैम का मशीन रहता है, जहाँ से उसका आउटपुट निकलता है रेजिन फॉर्म में। सो उसका डिफरेंट रेजिन वो लेयर बाय लेयर माइक्रॉन में तैयार रेडी होता है। जैसे कभी कभी कोई 8 माइक्रॉन्स में भी होता है, 25 माइक्रॉन्स में रहता है, 50 माइक्रॉन्स में रहता है, अलग अलग माइक्रॉन्स में वो बनता है। वो मशीन है, कैड उसमें लोड किया जाता है, कैड डिजाइन, और उसका आउटपुट निकलता है। आज के तारीख में अपने पास डायरेक्ट कास्टेबल है। सो जैसे कैड हो गया, कैड के बाद में कैम डिपार्टमेंट हो गया, कैम के बाद में आता है कास्टिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये जो रेजिन है जो वैक्स फॉर्म में है उसको कास्ट किया जाता है गोल्ड और सिल्वर में। सो वो होता है कास्टिंग डिपार्टमेंट। अब कास्टिंग होने के बाद में वापस दो प्रोसेसेस है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिल्वर मॉडल बनेगा जिससे मल्टीपल पीसेस बनाने हैं हमको, सो पहले सिल्वर मॉडल होगा उसका। अगर वो डायरेक्ट कास्ट करके अपने को एक हाथ दो पीस का ऑर्डर रहता है तो हम लोग डायरेक्ट कास्ट कर देते हैं। सो वो डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे चला जाता है। सो जैसे कास्टिंग हो गया, कास्टिंग के बाद में मॉडल मेकिंग हो गया, मॉडल मेकिंग होने के बाद में एक रहता है डिपार्टमेंट रबर मोल्ड, जहाँ पे ये सिल्वर मॉडल वो रबर के अंदर प्लेस करके रबर कटिंग करते हैं और उसका डाई बनता है, जो डाई से मल्टीपल पीसेस निकलेंगे। सो वो होता है रबर मोल्ड, मोल्ड कटिंग डिपार्टमेंट। मोल्ड कटिंग के बाद में जाता है वैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे वैक्स इंजेक्ट करके उस रबर मोल्ड से मल्टीपल आउटपुट्स निकालते हैं कास्टिंग करने के लिए। सो ये हो गया वैक्स डिपार्टमेंट। वैक्स के बाद में होता है ट्री मेकिंग, जहाँ पे प्रॉपर ये ट्री बनाया जाता है।
ट्री मेकिंग में उस एंगल में पीस लगा के उस तरीके से कास्टिंग हो, उस तरीके से ट्री पूरा बनाया जाता है जहाँ पे कास्टिंग मशीन में वो ट्री डालना रहता है। उसके बाद में कास्टिंग डिपार्टमेंट वापस कास्टिंग किया जाता है। अब ये हो गए कास्टिंग होने के बाद में, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, पीडी, अब इसमें 3 पार्ट है। जैसे मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स, पीडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, ये 3 पार्ट रहते हैं। अब सेल्स में आता है सेल्स बैक ऑफिस, पीडी में आता है डिजाइनिंग, कैड, मर्चेंडाइजिंग, और प्रोडक्शन में आता है कास्टिंग, प्री कास्टिंग, पोस्ट कास्टिंग, ये 2 एरिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कास्टिंग, फिर वैक्स, फिर रबर मोल्ड, फिर ट्री मेकिंग। अब किसी किसी में हम लोग वैक्स में ही डायमंड सेट करते, तो वो रहता है वैक्स सेटिंग डिपार्टमेंट। सो ये जो डिपार्टमेंट्स थे ये प्री कास्टिंग के थे। कौन से? कास्टिंग, रबर मोल्ड, वैक्स, ट्री मेकिंग और वैक्स सेटिंग, ये डिपार्टमेंट है प्री कास्टिंग के। अब प्री कास्टिंग के बाद में आते हैं हम लोग पोस्ट कास्टिंग पे। जैसे कास्टिंग हो गया, कास्टिंग होने के बाद में एक डिपार्टमेंट रहता है स्प्रू ग्राइंडिंग, जहाँ पे ये जो ट्रीज बनाते वक्त छोटे छोटे स्प्रू लगाए जाते हैं जहाँ से गोल्ड फ्लो हो पीस के ऊपर और पीस पूरा बने। सो ये स्प्रूज काटने पड़ते जो एक्स्ट्रा स्प्रूज रहते पीस के ऊपर, वो काटने के लिए, वो ग्राइंड करने के लिए, वो इक्वली ग्राइंड करने के लिए रहता है ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज ग्राइंडिंग में वेट ग्राइंडिंग रहता है, नॉर्मल ग्राइंडिंग रहता है, वो उस कंपनी के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। ओके, फिर ग्राइंडिंग के बाद में होता है फाइलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे पीस को फाइल किया जाता है, कास्टिंग रफनेस निकाला जाता है। फाइलिंग के बाद में होता है सेटिंग, सेटिंग के बाद में होता है पॉलिश, पॉलिश के बाद में होता है रोडियम, और रोडियम के बाद में होता है फाइनल क्यूसी। अब फाइनल क्यूसी में पूरे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कस्टमर के हिसाब से। अब ऐसे नहीं कि फाइनल क्यूसी है तो एंड में ही चेक करेंगे। ज्वेलरी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में चेक पॉइंट्स है और हर एक डिपार्टमेंट में चेकिंग होता है। उसको क्वालिटी चेक बोलते हैं। क्वालिटी चेक हर एक डिपार्टमेंट का किया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक प्रोडक्ट का किया जाता है। सो मल्टीपल क्वालिटी चेक्स होते हैं, और जैसे ही फाइनल चेक हो गया उसके बाद में डिपार्टमेंट रहता है पैकिंग, जहाँ पे पैक करके हम लोग पीसेस शिप कर देते हैं। फिर वो इंटरनल लोकल में हो, इधर एक्सपोर्ट करना हो, राइट। सो ये होता है होल मैन्युफैक्चरिंग का पैकेज। इसके अंदर पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो भी आप ज्वेलरी देखते हो, आप जो भी डायमंड ज्वेलरी बाय करते हो, अब ये सब में मैंने सब डिपार्टमेंट बताए, और एक डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंट है जिससे वो डायमंड ज्वेलरी बनेगा, वरना तो ये तो ज्वेलरी बन गया। अब डायमंड ज्वेलरी बनने के लिए क्या चाहिए? डायमंड्स, राइट। सो एक डायमंड डिपार्टमेंट, सो डायमंड डिपार्टमेंट जहाँ पे डायमंड का प्रोक्योरमेंट होता है, और बैगिंग बन के जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको कितने डायमंड्स लगने वाले हैं, कौन सा सीव साइज लगने वाला है, वो सब डायमंड डिपार्टमेंट, इसे कौन से क्वालिटी में बनने वाला है, कौन सी क्लैरिटी रहने वाली है। अब डायमंड क्वालिटी और क्लैरिटी के लिए मेरे दूसरे वीडियोस है, वहां पे आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि डायमंड के कट क्या रहते हैं, क्लैरिटी क्या रहती है, कैसे पहचानना रहता है। सो आप वो वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्लियरली। सो ये डिपार्टमेंट रहता है डायमंड, राइट। सो ये हो गया पूरा पैकेज। अब आपको एक जस्ट ब्रीफ मिल गया कि एक डायमंड ज्वेलरी बनने के लिए कितने कितने डिपार्टमेंट से ये प्रोडक्ट जाना जाता है, और फिर उनके पास हर एक के पास अपने अपने चेक पॉइंट्स है, अपने अपने पैरामीटर्स है, राइट। सो जैसे हमने बोला कि आज से हम लोग ये सीरीज चालू करने वाले हैं। सो सीरीज के पहले मैंने जस्ट आपको ब्रीफ दे दिया कि ये होता है डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पैकेज। अब हम टेक्निकली बात करेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से डायमंड ज्वेलरी बाय किया जाए, राइट। क्या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं, कौन से पॉइंट्स देखने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है मैंने आपको दिए हुए, सो जिससे आप डायमंड ज्वेलरी बाय कर सकते हो। बट टेक्निकली अगर बताया जाए तो एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि प्रॉन्ग्स, राइट, कोई भी डायमंड ज्वेलरी अगर बनता है, सो डायमंड होल्ड करने के लिए जो बार्स रहते हैं उसको कहते हैं प्रॉन्ग्स। अब सेटिंग में अलग अलग टाइप्स है, प्रॉन्ग्स में भी अलग अलग टाइप्स है। प्रॉन्ग्स में मैंने बताया, जैसे प्रॉन्ग्स में अगर बताओ तो राउंड प्रॉन्ग्स रहते हैं, ओके। फिर आते हैं स्प्लिट प्रॉन्ग्स, ये इंडिविजुअल प्रॉन्ग्स हो गए। स्प्लिट प्रॉन्ग्स, माइक्रो पावे, ओके। फिर आ गया अपना क्लॉ प्रॉन्ग्स। सो ये प्रॉन्ग्स के टाइप है, अलग अलग टाइप रहते हैं, अलग अलग ज्वेलरी के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, जो प्रॉन्ग्स उसको सूट हो उस तरीके से प्रॉन्ग, हर एक प्रॉन्ग में डायमंड सिक्योर रहते हैं। सेटिंग किस तरीके से किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सो आप कोई भी डायमंड ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपका डायमंड सिक्योर रहे प्रॉन्ग के अंदर।
सो टेक्निकली अगर मैं बताऊँ अगर सॉलिटेयर्स के लिए, सो यूनिवर्सली एक पैरामीटर्स है कि 1 कैरेट एंड अबव अगर आपका कोई भी डायमंड है, सो उसके प्रॉन्ग्स का थिकनेस 1 mm रहना चाहिए, और 1 कैरेट के बिलो 0.8 0.9 उसके बिलो नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या है, डायमंड सेट करने के लिए इंटरसेक्ट करना पड़ता है, उसको ग्रूव करना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो प्रॉन्ग को, ये देखो प्रॉन्ग का इस तरीके से ग्रूव किया जाता है और फिर डायमंड सेट किया जाता है। सो ये ग्रूव करने के लिए, डायमंड इंटरसेक्ट करने के लिए 0.5 0.15 डायमंड इंटरसेक्ट अंदर करने के लिए ये ग्रूव किया जाता है, और उसके लिए उतना थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो आप कभी भी डायमंड ज्वेलरी लोगे और अगर आपको 1 कैरेट या 1 कैरेट अबव ले रहे हो, सो प्रॉन्ग का थिकनेस देख लेना कितना है, और अगर देखना है तो किस तरीके से मेजर किया जाए। अब सबको यही सवाल आया कि मेजर किस तरीके से करें। सो मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये है उसका इमेज। सो इसको वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। सो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जाता है हर एक प्रॉन्ग। हम लोग जब डायमेंशंस लेते हैं हम लोग कोई भी ज्वेलरी का, सो इसको यूज़ करके ही हम लोग डायमेंशंस लेते हैं। सो अगर आपको मेजर करना रहेगा 1 mm है या 1 mm से नीचे है, सी ऐसे नहीं है कि 1 mm से नीचे रहेगा तो वो ज्वेलरी सिक्योर नहीं है, बट मैं एक यूनिवर्सल पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ। सो जिससे मैक्सिमम सिक्योरिटी आ जाता है, सेटिंग लेवल अच्छा रहता है, राइट। सो 0.8 मिनिमम होना चाहिए अगर 1 कैरेट का डायमंड है तो, बट 1 mm यूनिवर्सल है। सो ध्यान रखना, अगर आप कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो आप टेक्निकली भी पूछ सकते हो उनको, तो थोड़ा उनको भी पता चलेगा कि नहीं, चलो जो भी कस्टमर्स आए हैं उनको टेक्निकली। और ये जो भी ज्वेलरी वाले हैं, डायमंड ज्वेलरी में ऑलरेडी जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी उनको ये पहले से पता भी रहेगा, और उनको भी ये यूज़फुल होगा अगर आप लोग ये पैरामीटर्स रखें तो। सो 1 कैरेट एंड अबव 1 mm का थिकनेस होना चाहिए उसका। और यू नो अभी कोई भी सॉलिटेयर्स रहते हैं उसमें माइक्रो प्रॉन्ग हम लोग नहीं यूज़ करते, माइक्रो प्रॉन्ग्स यूज़ किए जाते हैं छोटे डायमंड्स के लिए। सो मेजरली सॉलिटेयर्स रहते हैं उसमें राउंड प्रॉन्ग इंडिविजुअल आ जाते हैं, आइदर क्लॉ प्रॉन्ग्स आ जाते हैं, आइदर चैनल सेट होता है, राइट। सो ये देखो चैनल सेट इसको बोलते हैं, इसको क्लॉ प्रॉन्ग्स बोलते हैं, और इसको राउंड प्रॉन्ग्स बोलते हैं। सो ये टाइप हो गए मेजरली जो सॉलिटेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, राइट। बाकी छोटे डायमंड में हम लोग स्प्लिट प्रॉन्ग हो गया, फिर माइक्रो प्रॉन्ग हो गया, उसका भी मैंने आपको इमेजेस दिखा है, फिर से ये दिखा देता हूँ। सो जस्ट आपको आइडिया आने के लिए, राइट। सो टेक्निकली अगर बताया जाए तो प्रॉन्ग का थिकनेस मैंने आपको बताया, इंटरसेक्ट डायमंड होना बहुत ज़रूरी है, डायमंड लूज नहीं होना चाहिए, डायमंड फॉलन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप लोग डायमंड ज्वेलरी ले रहे। सो अगर डायमंड ज्वेलरी ले रहे तो उसमें डायमंड सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो यही एक टेक्निकल पॉइंट जस्ट छोटा सा मुझे बताना था कि डायमंड में प्रॉन्ग और प्रॉन्ग का सिक्योरिटी किस तरीके से देखा जाए। सो ये इस तरीके से हम लोग सीरीज अभी चालू रखेंगे। हर एक प्रोडक्ट के लिए मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज बताऊंगा, टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा क्या देखनी है। सो ये एक प्रोडक्ट का पार्ट हो गया। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग एक पार्ट बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईयरिंग है, सो ईयरिंग में सबसे सिक्योर चीज़ अगर देखनी है, जैसे मैंने अगर प्रॉन्ग बताया, ये हो गया आपका डायमंड का एरिया, राइट। सो डायमंड तो सिक्योर हो गया। अब प्रॉन्ग में आपने डायमंड अच्छी तरीके से सेट हुआ है या नहीं वो देख लिया। देखने के लिए किस तरीके से देखा जाए, तो आप आई ग्लास का यूज़ करो, ओके। सो मैग्निफिकेशन ग्लास जिसको बोलते हैं, आप वो यूज़ करो। वो यूज़ करके आप देख लो आपका डायमंड जो ले रहे हो, आप डायमंड ज्वेलरी जो भी ले रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है। फिर जैसे ईयरिंग हो गया, मैंने बताया कि ईयरिंग में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा तो सबसे क्या है, लॉकिंग। सो लॉकिंग इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब लॉकिंग कैसे, तो लॉकिंग के बहुत सारे पार्ट्स है। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉन्ग्स के ऊपर ही रुक, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको डिपार्टमेंट्स बताए और फिर मैंने आपको प्रॉन्ग्स के बारे में बताया। सो प्रॉन्ग का थिकनेस क्या होना चाहिए, उसी तरीके से प्रॉन्ग का हाइट, वो अलग अलग कंपनी के पैरामीटर्स, डायमंड साइज उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बट मेजरली अगर डायमंड को होल्ड करना है तो प्रॉन्ग का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सेटिंग करते हुए उनको ग्रूव करना है, उनको इंटरसेक्ट करना है डायमंड 0.5 0.15 0.1 जो भी इंटरसेक्ट करना है डायमंड अंदर। सो इंटरसेक्ट करने के लिए और उसको ग्रूव करना पड़ता है। सो ग्रूव करने के लिए प्रॉन्ग का उतना थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उतना थिकनेस नहीं हो तब तक वो उतना ग्रूव नहीं कर पाएगा, वरना सेटर एडजस्टमेंट करके उतना ग्रूव करके फिर प्रॉन्ग, उसके बाद में क्या होता है ना, प्रोसेस रहते हैं प्रॉन्ग्स के ऊपर। सेटिंग होने के बाद में उसको पॉलिश किया जाता है, बराबर। पॉलिश करने के बाद में उसको रोडियम किया जाता है। पॉलिश करते वक्त मेटल वेव ऑफ होता है उसके ऊपर से।
सो अगर वो थिकनेस नहीं रहेगा और थिकनेस कम हो जाएगा, इसके लिए इतना थिकनेस मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक बार आप लोग चेक कर लेना। ओके, आपके कुछ भी सवाल रहेंगे इस रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और कुछ जानना है इसमें, अगर आपके दिमाग में कोई टेक्निकल बात है कि मुझे ये जानना है, राइट, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और वरना तो अपना ये सीरीज अभी से जो स्टार्ट किया है, ये सीरीज इसी तरीके से अभी कंटिन्यू चलने वाला है, ईच एंड एवरी पार्ट पे। एवरी टाइम में एक एक टेक्निकल पार्ट आपको बताऊंगा और वो टेक्निकल पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। और जैसे वीडियो आएगा उसके बाद में आप उसके ऊपर आपका कमेंट्स दे देना, आपको जो भी उसके अंदर आपको लगा कि मुझे ये पूछना है, सो मेरा जवाब आपके कमेंट्स में आ जाएगा। और राइट, मेन तो यही आज से सीरीज की हम लोग ने जो शुरुआत की है, होप सबको पसंद आए और सब जन को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल हो। और इसी तरीके से मैं आगे की टेक्निकल वीडियोस बनाऊंगा, और जब टेक्निकल वीडियोस हो जाएंगे उसके बाद में मैं डिपार्टमेंट वाइज आपको ब्रीफ दूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट में होता है, उसका वे ऑफ वर्किंग क्या होता है। सो दैट आपको कभी भी डायमंड ज्वेलरी खरीद के जाओगे तो आपके माइंड में ये चीज़ आएगा कि यस, ये इतने प्रोसेसेस में से जाके आया हुआ पीस है, इसको बनने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको बनने के लिए क्या क्या इमोशंस लगते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स रहते हैं, राइट। सो ये आपको बताऊंगा सो दैट आपको भी उस मैन्युफैक्चरिंग का इजीली आइडिया रहे। सो आज से हम लोग ने ये जो सीरीज शुरू की है, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे डिपार्टमेंट्स आपको बताए कौन से डिपार्टमेंट्स रहते हैं, और प्रॉन्ग के लिए टेक्निकल बताया। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे और आपको लगता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर वीडियो बनाए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उस सब्जेक्ट को लेके इसका ज्वेलरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टेक्निकल बात को लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच।